हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। आप हमसे चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। हमारे जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, इन सब पे भी आप हमसे कनेक्ट होइए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारी वीडियोस को, हमारे शॉर्ट वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है और इससे काफ़ी आपको आपके एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा। हमारी जो डेली मैगजीन है इसमें जो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स हैं, इनसे काफी हद तक स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाता है। यूपीएससी और जो भी इधर स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, करंट अफेयर्स आपका थॉरोली कवर किया जाता है। और जो हमारी रिसर्च टीम है बहुत इसको स्टडी करके मटेरियल को प्रिपेयर करती है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। हमारे यहाँ पूरी जो टीम है वो ऐसे ही एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जुड़िए। और चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आर्ट एंड कल्चर में हिस्ट्री से रिलेटेड एक दिया है इंफॉर्मेशन। इसमें एक रिसर्च निकली थी और कैसे जो नियंडरथल हैं वो, जैसे होमोसेपियंस, हम लोग जो हैं ये होमोसेपियंस है और हमारे पहले जो ह्यूमन की स्पीशीज थी वो नियंडरथल थी। तो कैसे इनका एक्सटिंक्ट हुए ये, इस पे हमेशा रिसर्च वगैरह चलती रहती है। और अभी एक नई रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की। एक मिनट। हाँ, अब है हाईलाइट। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की और मॉन्ट्रियल की, तो इन्होंने जो पहले की थ्योरी थी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इनका एक्सटिंक्शन हुआ था, उसको जो है वो चैलेंज किया है। और उन्होंने कहा कि जो होमोसेपियंस स्पीशीज है वो ज्यादा इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि सुपीरियर थे, सोशल कनेक्टिविटी ज्यादा थी। जबकि जो नियंडरथल्स थे उनमें सोशल कनेक्टिविटी नहीं थी, इसकी वजह से उनका लॉस जो है वो हुआ है। और उन्होंने काफी सारे ये सिचुएशन सुटेबिलिटी मॉडलिंग बनाए, उसमें एल्गोरिदम वगैरह के हिसाब से जो है वो स्टडी किया कि कैसे एंशियंट ह्यूमंस रहते थे, किस तरह से उनका जीवन था। ठीक है, और 60,000 साल पहले का क्लाइमेट कैसे था। तो काफी सारी चीजों को इन्होंने स्टडी किया। स्पेन और इटली के आसपास का जो रीजन है इसको को रीजन मान के यहाँ पे किया। और इसके अलावा मरीन आइसोटोप स्टेज 3 एक टाइम था जब अर्थ बहुत स्लो, मतलब बहुत ठंडी थी, और जो वेदर था, क्लाइमेट था, वो बहुत तेजी से जो है वो चेंज होता था। तो काफी सारी चीजों को उन्होंने एल्गोरिदम बेस्ड स्टडी किया है और ये अपना थ्योरी जो है वो दिया है। तो एक जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन था जिसमें था कि होमोसेपियंस और नियंडरथल के बीच बीच में कंपटीशन था, और इसमें इन्होंने उनको जो है वो किया था। तो उसको जो है वो कमजोर करता है एक तरह से। और बताया कि सर्वाइवल का जो प्रेशर था वो सर्वाइव मतलब नहीं कर पाए जो नियंडरथल थे, क्योंकि आइसोलेटेड अलग अलग जीवन जो है वो जीते थे। तो इस वजह से जो प्रेशर होता था डेमोग्राफिक का, वो उसको पूरा जो है वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो ये मतलब है जस्ट फॉर, मतलब जैसे नियंडरथल भी पूछ सकता है कि ये एक एक्सटिंक्ट हो चुकी ह्यूमन स्पीशीज है जो कि काफी साल पुराने पाई जाती थी। यूरेशिया का टाइम, मतलब जो यूरोप और एशिया है, करीब 40,000 पहले। फिर उसके बाद होमोसेपियंस आए और ये अफ्रीका में आए और यहाँ से फिर पूरे जो ग्लोब है उस पे फैले। ठीक है, तो ये है। या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन की जो थ्योरी है, ये सब जो है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर अभी एक स्टडी हुआ है पैलियोंटोलॉजिकल, और इसमें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने स्टडी किया तमिलनाडु के पनायूर में। यहाँ पे इनको फॉसिल वगैरह जो है वो मिले हैं जो कि लेट होलोसीन पीरियड के हैं, मतलब करीब 8,000 से 12,000 साल पुराने ये हैं। और इसमें जो है वो काफी जो साइंटिफिक टीम है इन्होंने इसको एनालाइज वगैरह किया है अभी। और बाकी इसका भी एक, कितना एज पुराना है, क्या उस टाइम पे चीजें थी, कितना ये फॉसिलाइजेशन हुआ, ठीक है, किस टाइप के डिपॉजिट्स थे। तो इस पे पूरा स्टडी जो है ये चल रहा है। और थुट्टुकुडी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है जो कि तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में है, गल्फ ऑफ मन्नार से जुड़ा हुआ है। और ये जाना जाता है इस एरिया में जो फॉसिल्स डिपॉजिट्स हैं वो काफी पाए जाते हैं, स्पेशली क्वाटरनरी टाइम के। और इसके पहले यहाँ पे काफी सारी और भी डिस्कवरी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे प्री हिस्टोरिक मैमल्स का मिला है फॉसिल्स, जैसे कि पुराने जो मैमथ टाइप एलिफेंट होते थे, बड़े बड़े वाइल्ड कैटल्स का, इन सब का जो है वो
मिलता है। जीएसआई की बात करें, जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है और ये रिस्पॉन्सिबल है कंट्री का जो फौना है, मतलब जो एनिमल स्पीशीज हैं उनको स्टडी करने का, उनको सर्वे करने का, उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल चीजें होती हैं उस पे ये वर्क करते हैं। फिर अभी नेशनल चिंतन शिविर ऑन सोशल जस्टिस ये कंक्लूड हुआ, 3 दिन का ये शिविर चला है और इसमें ये चंडीगढ़ में हुआ है, तो ये तो याद ही रखना कि कहाँ हुआ है। और इसमें जो है वो पूरा एक अडॉप्ट किया गया कि कैसे हमें 2047 तक जो हमारा एक टारगेट है कि हमको विकसित भारत बनना है, तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। और जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उन्होंने कहा कि हम वर्क करेंगे, एक्शन लेंगे। जो रिकमेंडेशंस हैं जैसे कि अंत्योदय से आत्मनिर्भरता, ठीक है, मतलब कि जो पुअरेस्ट हैं, जो सबसे गरीब है, उनको अपलिफ्ट करना, उनके बेटरमेंट के लिए काम करना। समावेशन पेषण एकीकरण, मतलब इसका उद्देश्य है कि इंक्लूजन आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, इस पे वर्क करेंगे। आर्थिक सशक्तिकरण पे, मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे। और इसके अलावा जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको सर्टिफिकेट किया जाएगा, उनके लिए भी चीजों को एक्सेसिबल बनाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें ये डिसीजन लिया गया है कि जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनको जो है वो इंक्लूड किया जाएगा 27 के सेंसस में। सीड स्कीम, इसको बेहतर किया जाएगा, इसका मतलब है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज या डी नोटिफाइड ट्राइब, जो काफी पुरानी ट्राइब्स हैं उनके। साथ ही साथ जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके बेहतरी के लिए काम होगा। और इनका एक प्रोग्राम है स्माइल टीजी स्कीम, ठीक है, स्माइल जो स्कीम है उसी में ये आता है कि इसके तहत जो है ट्रांसजेंडर लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, उनकी स्थिति को बेहतर किया जाए, उनका एजुकेशन, उनका एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों पे वर्क किया जाएगा। साथ ही साथ जागरूकता से सुगम्यता, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेसिबिलिटी की जो लोगों की जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, जागरूक कैसे बनाया जाए, तो इन सब पे ये सारे लोग, मतलब स्कीम जो है वो काम करेंगी। और जो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना है, इसके तहत भी जो है वो जो दबे कुचले जो SC ST OBC कम्युनिटी के लोग हैं उनके बेहतरी के लिए जो है वो पूरा काम किया जाएगा। तो ये एक सारी चीजें जो है वो चिंतन शिविर में निकल के आई हैं। तो जैसे जो स्कीम्स है, जैसे सीड स्कीम है ना, DNT क्या होते हैं, स्माइल TG क्या है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर पाकिस्तान जो है वो इसका टॉप 10 कंट्रीज में जो है वो रैंक है और ये रिपोर्ट आई है 2026 की ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। और इसमें जो है ये जो पाकिस्तान है इसको मेजर सेंटर्स ऑफ फूड इनसिक्योरिटी में रखा गया है, अफगानिस्तान, नाइजीरिया और यमन के साथ। और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में लगभग 11 मिलियन जो लोग हैं, ये जो है वो इन्होंने सीवियर फूड इनसिक्योरिटी जो है वो फेस की ड्यूरिंग द ईयर 2025। और इसमें बताया गया कि वहां पे जो वेदर इवेंट्स है उनका काफी इफेक्ट पड़ा है। मॉनसून, फ्लड्स, इनका काफी वहां पे क्रिटिकल स्टेज रहा है। क्रॉप्स वगैरह काफी डैमेज हुई, ठीक है, इनका भी इम्पैक्ट पड़ा है। तो एक वार्निंग सिचुएशन दिया है कि वहां पे इन्फ्लेशन वगैरह जो बढ़ा है, जो अभी भी बढ़ रहा है, उसका इफेक्ट और भी जो है वो पड़ेगा। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ये फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा बनाया जाता है, जो कि ग्लोबल इनिशिएटिव है। और इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये मिलजुल के जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर केरला ने अपना सर्प ऐप इसको अपग्रेड किया है। और केरला में इस टाइम पे, मतलब जब हीट वेव्स चलती हैं तो काफी वहां पे स्नेक बाइट के केसेस जो हैं वो आते हैं। इसी से निपटने के लिए जो केरला का गवर्नमेंट है, इन्होंने सर्प स्कीम निकाली थी। और सर्प का मतलब है स्नेक अवेयरनेस, रेस्क्यू एंड प्रोटेक्शन। तो इसी का ऐप लॉन्च किया था। इससे जो स्नेक बाइट होती हैं उसमें एक कोऑर्डिनेटेड जो है वो काम किया जाता है।
और बेहतर तरीके से काम किया जाता है। इसमें ट्रेन जो है वो हेल्थ केयर जो है वर्कर्स रहते हैं, नियर बाई जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज उनको बेहतर किया जाता है कि क्विक रिस्पांस किया जाए, ताकि इनकी वजह से जो डेथ्स होती हैं उनको कम किया जा सके। तो सर, स्कीम कौन से स्टेट से रिलेटेड है, जैसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, ये आपका केरला का स्कीम है। और इसमें कैसे पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाना कि सांप के काटने की स्थिति में क्या करना है, किस तरह से रेस्क्यू करना है। जो वेनम एंटी वेनम्स वगैरह हैं उन पे ये काम करते हैं कि कैसे इजीली जो है वो उनको अवेलेबल कराया जाए, टाइम बाउंड, क्योंकि इसमें जैसे जब स्नेक बाइट होती है तो कितनी क्विकली जो है वो आपको ये मिल एंटी वेनम ट्रीटमेंट मिलता है, इस पे आप डिपेंड करता है कि क्या जो है वो स्थिति रहेगी। फिर कल प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने मन की बात जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, इसमें काफी सारी बातें कही। और कुछ कुछ चीजें जैसे कि जो इंडिया ने अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कालपक्कम तमिलनाडु में, इसने एक क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। तो उसके लिए इन्होंने साइंटिस्ट को बधाई दी और कहा कि हम काफी आगे बढ़ रहे हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसके क्षेत्र में। फिर इन्होंने जो कहा कि हमारा जो विंड एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी काफी बढ़ा। और अगर हम देखें, अभी हमने ये 2-3 दिन पहले बताया भी था कि इस बार जो विंड एनर्जी जनरेशन है वो 6 गीगावाट रहा, जो कि सिंगल ईयर में सबसे ज्यादा एडिशन है। फिर इसमें कहा कि गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान ये लीडिंग स्टेट्स हैं इस सेक्टर में। इसके अलावा रेन्यूएबल एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, पाटन, कच्छ और बनासकांठा गुजरात में। फिर इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो सेंसस 24 चल रहा है उसको हमको और बेहतर करना है। और उन्होंने बताया कि कैसे इस बार सेल्फ एनुमरेशन की फैसिलिटी दी गई है, जिसके तहत जो है लोग जो है वो खुद का जो है वो अपना डेटा जो है वो बता सकते हैं। तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सेंसस में पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को से अपील किया। फिर इसके अलावा बुद्ध पूर्णिमा है 1 मई को, तो उसमें उन्होंने जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स थी उनके बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मिलजुल के काम कर रहे हैं और बुद्धिज्म को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने में। यहाँ पे इन्होंने लद्दाख के ध्रुव ऑल्जर इनका जो है वो जिक्र किया। फिर इसके अलावा इन्होंने कर्मा मोनेस्ट्री के बारे में बताया, जो कि कर्नाटका में है। और ये जो है ये एक वाइब्रेंट फॉरेस्ट एरिया है, जो कि 100 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। यहाँ पे 700 नेटिव ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है। फिर बायोडायवर्सिटी पे काफी सारी उन्होंने बातें कही कि कैसे रन ऑफ कच्छ में जो है वो फ्लेमिंगो आते हैं, ब्लैक बहुत ज्यादा नंबर में पोस्ट मॉनसून। और ये पूरा एरिया पिंक हो जाता है, इसीलिए इसको पिंक फ्लेमिंगो सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके तो मतलब एक ये किस तरह से इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में करना है, चीजों को प्रोटेक्ट करना है। फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का जो तराई रीजन है, यहाँ पे जो विलेजर्स हैं वो गज मित्र, एक पूरी टीम बनाई गई है विलेजर्स की, जो कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का काम करते हैं हार्वेस्ट सीजन में। फिर इसके अलावा ब्लैक बक के कंजर्वेशन पे, ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के कंजर्वेशन पे इन्होंने कहा कि ये एक्सटिंक्शन के कगार पे था, उसको हमने जो है वो कंजर्वेशन के थ्रू जो है वो बेहतर किया है कंडीशन उसकी। फिर इसके अलावा बैम्बू ट्री के बारे में उन्होंने कहा कि जो जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो बैम्बू है उसको जो है वो अलाउ नहीं था, मतलब कि वो किया जाए, तो लॉ को जो है वो चेंज किया इसमें। और इसको जो है वो ट्री कैटेगरी से हटाया, और इसको ये इससे क्या हुआ कि इसका जो बिजनेस है और इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो काफी बेहतर हो जाता है। काफी सारी टीम्स के बारे में बताया जो बैम्बू टिश्यू कल्चर पे काम करती हैं। कई सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं नॉर्थ ईस्ट की जहाँ जहाँ पे बैम्बू के से रिलेटेड जो हैंडीक्राफ्ट है, जो फर्नीचर है, इंटीरियर डेकोर का जो सामान है उस पे काम हो रहा है। फिर इन्होंने बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के बारे में बताया कि कैसे इसमें इंडिया की जो म्यूजिक है उसको हाल फिलहाल के दिनों में दिखाया गया है। फिर इंडिया की रैंकिंग 6th रैंकिंग रही है यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड, ये बॉर्डोक्स में हुआ फ्रांस में। तो इसमें टीम की इन्होंने सराहना की। फिर ब्राजील में अभी इंटरनेशनल चीज कंपटीशन हुआ था, यहाँ पे इंडियन ब्रांड चीज को काफी अवार्ड्स मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि जो डेयरी सेक्टर है उसमें काफी रिफॉर्म हो रहा है। उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर का
केलारी चीज, इसको जो है मोज़ेला ऑफ कश्मीर कहा जाता है। गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का जो है ये चुरपी, ये भी काफी पॉपुलर है। इसी तरह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, यहाँ पे टोपली नू पनीर या सुरती चीज काफी फेमस है। ठीक है, महाराष्ट्र और गुजरात का तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में बताया। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का बर्थ एनिवर्सरी मनेगा 9 मई को, तो उसके बारे में भी उन्होंने उनको जो है वो ट्रिब्यूट्स दिए। ये सारी चीजें मतलब उन्होंने बताई थी। जैसे चीज का नाम हो गया, कंजर्वेशन जो चीजें हैं उसकी से रिलेटेड चीजें, ओलंपियाड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर बायोडायवर्सिटी गवर्नेंस को और बेहतर करने के लिए और जो लोकल कम्युनिटीज और इंस्टीट्यूशन है उनको और सशक्त करने के लिए अ, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स को और बेहतर बनाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, इन्होंने कहा है कि हम 5 ईयर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और इसका टाइटल है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज फॉर सिक्योरिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटमेंट। और ये जो प्रोजेक्ट है ये जॉइंट इनिशिएटिव रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का। और इसके तहत इस जो 25 से लेके 30 तक का पीरियड है उसके लिए 4.8 बिलियन रुपीस का ग्रांट दिया जाएगा। और ये दो इकोनॉमिकली इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट जो लैंडस्केप हैं यहाँ पे मेन इस पे काम होगा। ये है तमिलनाडु का सत्य मंगलम लैंडस्केप, जो कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का कन्फ्लुएंस है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं। और यहाँ पे आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व है। ये दो फॉरेस्ट फ्रिंजेस को कम्युनिटीज को जो है वो इंटीग्रेट करता है। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है कॉरिडोर्स मतलब इस तरह से बन रहा है, उसके बेहतर तरीके से इस पे काम किया जाएगा। और तो लोकल गवर्नेंस को और बेहतर किया जाएगा। ठीक है, कैसे ज्यादा से ज्यादा कंजर्व किया जा सके। गारो हिल्स मेघालय और नाकरक बायोस्फीयर रिजर्व, बाल पाकरम नेशनल पार्क, सीजू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सबको मिला के इस पेड़े एरिया पे काम होगा। ठीक है, और कम्युनिटी लेड जो है वो एक तरह से कंजर्वेशन प्रोग्राम पूरा चलाया जाएगा। इसमें विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स बनेंगी जो कि ग्राम पंचायत के इक्विवेलेंट होंगी। ठीक है, और ये साथ मिलजुल के काम करेंगे। तो ये दोनों जो इस है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जैसे कि हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट पार्ट प्लान है, ये क्या है, इसके तहत जो है वो 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके तहत डिसेंट्रलाइज किया गया, तो ये एक प्रमुख वो भूमिका निभाता है विलेज लेवल डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा जैसे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन में हम देखें तो नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बताया गया है। ये मेघालय में है, ये एक यूनेस्को का साइट है। ये अपने यूनिक सिट्रस जीन पूल के लिए जाना जाता है। फिर इसके अलावा इसमें कुंगमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात की गई। ये कब अडॉप्ट किया गया था? 2022 में। और इसका है कि 30 by 30 टारगेट है, कैसे ग्लोबल कंजर्वेशन है उसको बेहतर किया जाए। तो ये सारा जो है वो है। तो जैसे अगर 30 by 30 टारगेट किस प्रोटोकॉल से या किस फ्रेमवर्क से रिलेटेड है ये पूछ दे, तो आपको याद होना चाहिए कि कुंगमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो लैंड और सी है उसको 30% तक मतलब उनका जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना 2030 तक। तो ये सारी चीजें उसमें इम्पोर्टेंट रहेंगी। फिर अभी आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये सिक्किम की यात्रा पे जाएंगे 27-28 अप्रैल को। और सिक्किम का जो 50th स्टेट ईयर ऑफ स्टेटहुड सेलिब्रेशन हो रहा था इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। कई सारे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा। ये ऑर्किडेरियम जाएंगे इन गैंगटॉक, यहाँ पे स्वर्ण जयंती मैत्री मंजरी पार्क इसको डेवलप किया गया है। और ये एक वर्ल्ड क्लास ऑर्किड एक्सपीरियंस सेंटर है। यहाँ पे जो सिक्किम का एक इकोलॉजिकल और फ्लोरल हेरिटेज है उसको दिखाया जाएगा। फिर इसके अलावा ये पालजोर स्टेडियम में जाएंगे, वहाँ पे अटेंड करेंगे। फिर काफी सारे हॉस्पिटल्स वगैरह का हेल्थ सेक्टर में इनॉग्रेशन होगा। स्पेशली इसमें इंटीग्रेटेड सोवा रिकवा हॉस्पिटल बनेगा देवराली में।
और एजुकेशन के क्षेत्र में भी सिक्किम यूनिवर्सिटी में जो है वो एक परमानेंट कैंपस का इनॉग्रेशन करेंगे। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस का जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनेगा। ठीक है, इनकी गैंगटॉक डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी चीजें इसमें है। तो ये ऑर्किड पार्क में जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है ये। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट है, जो कि बना था 26 अप्रैल 1975 को। यूनियन गवर्नमेंट से मर्ज हुआ था। और पिछले साल इसका 50वां स्टेटहुड सेलिब्रेशन चल रहा था, जो कि पूरा अब 1 साल इसको कंप्लीट हो गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर आया है 13 अप्रैल को। इन्होंने कहा है कि सेफ्टी ऑफ कम्यूटर अगेंस्ट रोड एक्सीडेंट एंड राइट टू सेफ पैसेज ऑन हाईवे, ये फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत। और जस्टिस जे के माहेश्वरी और अतुल एस चंदूरकर, इनकी खंडपीठ थी। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाईवे हैं इंडिया में वो 2% है इंडिया का जो टोटल रोड लेंथ है। और लेकिन इन पे जो है वो 30% रोड फैटेलिटीज जो है वो होती है, मतलब एक्सीडेंट्स होते हैं जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु होती है। उन्होंने कहा है कि जो रोड्स हैं, स्पेशली जो हाई स्पीड एक्सप्रेस वे हैं, ठीक है, और इनको मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेथार्जी या इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक सिंगल किसी की मृत्यु होती है, किसी की भी डेथ होती है, इसको अवॉइड किया जा सकता था, तो वो एक फेल्योर है स्टेट का। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिटीजन्स को एक प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने कहा है कि इमीडिएट, इन्होंने कहा है कि प्रोहिबिशन लगाया ऑन द कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ऑफ एनी न्यू ढाबा ईटरी, जो कि किसी भी हाईवे के उसमें जो है वो आता है। और इसमें उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट किया है कि हैवी और कमर्शियल व्हीकल्स शुड पार्क और स्टॉप ओनली एट डेजिग्नेटेड बेस, जहाँ पे बनना मतलब बने हुए हैं कि यहीं पे हैवी व्हीकल्स को पार्क किया गया, कि जैसे कि ट्रक वगैरह रहते हैं, इनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो इन्हीं सबको देखते हुए इन्होंने ये ऑर्डर इनका आया है। और सुब इनका सेल्फ इनिशिएटिव सुओ मोटी का मतलब है कि कोई केस ऐसा हुआ हो जिसके को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें खुद से अपना निर्णय दिया हो। तो अभी पिछले साल राजस्थान में और उसके बाद तेलंगाना में भी जो है वो रोड एक्सीडेंट हुए थे लगातार, जिसमें 34 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो इसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि भाई जो हाईवेज है वहां पे जो सेफ्टी है, जो सिक्योरिटी, उसका स्पेशल जो है वो ध्यान दिया जाए। अब जैसे कि अगर हम हाईवेज को देखें तो बहुत सी जगह पे लाइट्स नहीं रहती हैं, प्रॉपर बैरिकेटिंग नहीं रहती है। जो हैवी लोडिंग वाले जो ट्रक्स वगैरह रहते हैं वो गलत तरीके से मतलब ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सी डेथ जो केसेस हैं, मतलब जैसे बताया कि 30% जो है वो लोगों की मृत्यु होती है नेशनल हाईवेज पे, एक्सप्रेस वेज पे। तो इनको कैसे कम किया जाए और इसके लिए क्या क्या जो प्रोविजंस हैं उसको अपनाए गवर्नमेंट, और ये किस जैसे लाइफ किस आर्टिकल के अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट किया, आर्टिकल 21 जो हमारा राइट टू लाइफ है इसके अंतर्गत। तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेहतर तरीके से लोग अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी जो है वो बनी रहे। तो इसके मतलब अभी इंडिया का इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो एसआईआर हुआ, और क्या क्या चीजें इसमें आई उससे रिलेटेड है। इसमें बताया कि अभी अभी वेस्ट बंगाल तमिलनाडु में चुनाव हुए हैं, और तमिलनाडु में सिंगल डे पोलिंग हुई है, वेस्ट बंगाल में फेजेस में जो है वो चुनाव हो रहे हैं। तो जो टर्नआउट रहा वो काफी ज्यादा रहा, 85% रहा पहले के कंपेयर में। ये हाईएस्ट जो है वो टर्न अराउंड जो है वो देखने को मिला। ठीक है, और इसमें बताया गया कि 5.67 जो एक करोड़ इलेक्टोरल्स जो इलेक्टोरेट इनको हटाया गया, जिसमें कि घोस्ट इलेक्टोर्स किसको कहा जा रहा है, जिनका डेथ हो गया है, जो शिफ्ट किए हैं, जो एब्सेंट हैं, डुप्लीकेशन है जो। तो ये तो एसआईआर की प्रक्रिया देखें तो 2025 से शुरू हुई है, अक्टूबर। और इसमें जो है वो काफी सारे जो इलेक्टोरेट्स हैं इनका नाम जो है वो हटाया गया है। ठीक है, और ये देखा जा रहा है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें काफी हद तक जो है वो जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ा है। तो इसमें कहा जा रहा है कि पार्टिसिपेशन बढ़ने का एक ये भी रीजन होता है कि जो फेक वोटर्स हैं वो भी जो है वो हटे हैं। ठीक है, और अभी जैसे जनवरी 25 उसको जो है वो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन का जैसे कहना है कि हम जो है वो जो भी इलेक्टोरेट है उनको उनकी बेहतरी के लिए एसआईआर जो है वो हो रहा है, और एक पूरा डाटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि जो है वो डुप्लीकेशंस ना रहे, कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, और
जो बाकी जैसे पार्टीज हैं उनका कहना है कि भाई इसमें जो है वो कई जगह जो है वो गड़बड़ी जो है वो किया जा रहा है। तो ज़्यादा कई सारे स्टेट्स में जो है ये हो चुकी हैं एक्सरसाइजेस। और अभी जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार में इसमें भी पाया जाए कि काफ़ी नाम जो है वो घटे हैं, बढ़े हैं। तो एक जो जो रिवीजन की प्रक्रिया रही है, इसमें कहा गया है कि जो डेटा प्रोवाइड करने की जो बर्डन है कि आप प्रूफ हैं, सिटीज़न हैं, तो ये जो है वो सिटीज़न पे आया है। ठीक है, उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई करना पड़ेगा। और फॉर्म 7 भर के जो भी ऑब्जेक्शन अगर हटाने के लिए रहता है तो उस पे जो है वो उनको वर्क पूरा जो है वो करना रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें कहा गया है कि जो इलेक्टोरेट हैं ये काफी तेजी से बढ़े हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के कंपैरिजन में। तो अभी जो पूरा एसआईआर प्रक्रिया है उससे माना जा रहा है कि जो नंबर ऑफ वोटर्स हैं उनमें काफी जो है वो कम आएगी। और उसमें इन्होंने ये भी कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है इसका ये है कि ये पुलिसिंग नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है कि किसी प्रकार का वो कर रहा है। जो नॉन सिटीजन्स हैं उनको भी हटाने के लिए इसमें काम किया जा रहा है। और जो एलिजिबल सिटीजन है उनको इंक्लूड करने का काम किया जा रहा है। तो इसी से पूरा रिलेटेड ये बताया गया कि क्या क्या चीजें जो है वो एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है उससे हुई हैं। फिर ये यूएस में अभी असैसिनेशन अटेम्प्ट कर किया गया प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर। और ये व्हाइट हाउस करस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन का डिनर हो रहा था तो उसमें जो है वो किसी ने इन पे अटैक किया। और ये है कोल थॉमस एलन, इनको जो है वो इन्होंने ओपन फायर कर दिया गया था इनके द्वारा। और फिर जो है वो प्रोटेक्ट वगैरह किया गया। तो कहीं न कहीं उनके अगेंस्ट एंगर जो है उसका ये इस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं। फिर अभी यूपी अभी 28 जो सिक्किम के बाद उत्तर प्रदेश की यात्रा पे प्रधानमंत्री आएंगे। और यहाँ पे काफी सारी चीजों का इनॉग्रेशन करेगा। ये महिला सम्मेलन वाराणसी में पार्टिसिपेट करेंगे। काफी सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। इसमें जो है वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो है जल जीवन मिशन के तहत जो सारंगनाथ टेम्पल बन रहा है सारनाथ के पास। और यहाँ पे संत रविदास पार्क बन रहा है बनारस में, एक जगह है नगवा वहां के पास। फिर वाराणसी जंक्शन का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे जो कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रहेगा। ये थर्ड और फोर्थ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है प्रधानमंत्री का। इसके अलावा ये गंगा एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन करेंगे हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। और गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बना है। ये 594 किलोमीटर लंबा, 6 लेन, मतलब जो कि 8 लेन्स तक इसको एक्सपैंड किया जा सकता है। एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बना है। टोटल कॉस्ट इसका 36,230 करोड़ के लगभग आया है। ये एक्सप्रेसवे ये हमारे जैसे यूपी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, पीसीएस में जैसे इस तरह से पूछा जाता है। और ये 12 डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो के थ्रू जाएगा। उसमें मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, इनको जो है ये कनेक्ट करेगा। वेस्टर्न, सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन जो है एक पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर जो है ये बना है। इससे मेरठ और प्रयागराज के बीच में जो टाइम लगता है ट्रेवल करने में, ये 10-12 घंटे भी लग जाते हैं तो उससे कम होकर 6 आवर्स जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इससे कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा, मूवमेंट जो है वो काफी बेहतर होगा। फिर इसमें जो ये प्रोजेक्ट है इसमें 3.5 किलोमीटर का लंबा एक इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी भी बनी है शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में। एक एयर स्ट्रिप बना है जैसे अभी 2 दिन पहले आपका सुल्तानपुर में भी जो है वो ऐसी ही इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पे जो इंडियन एयरफोर्स है इनका जो है वो एक ड्रिलिंग एक्सरसाइज हुआ था। तो ये है। और एक गंगा एक्सप्रेस वे एक मेजर इकोनॉमिक कॉरिडोर है। और इसके तहत जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको जोड़ा जाएगा, उनकी सप्लाई चेन बेहतर होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं, इनके नेम्स इन ये कहाँ-कहाँ हैं, जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये भारत
माला परियोजना के तहत बन रही हैं, जिसके तहत जो रोड हैं, जो हाईवेज हैं, उनका प्रॉपर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। फिर स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसके बारे में एक आर्टिकल था, उसमें बताया है कि कैसे जो स्मॉल हमारा अभी जैसे कि रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम इसको अप्रूव किया था, और इसके तहत जो स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जो है वो और सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, स्पेशली जो हिली एरियाज हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स हैं, और इनका जो पोटेंशियल है उसको और बेहतर करना है। और इस स्कीम के तहत टोटल जो है वो 2584 करोड़ रुपए का एक आउटले रखा गया है, और 1500 मेगावाट के नए जो है वो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स जो हैं ये बनेंगे। और इसमें जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर के जो स्टेट्स हैं, उन पे स्पेशल फोकस रहेगा, और उनके लिए जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है। इंडिया का जो स्मॉल हाइड्रो पावर है पोटेंशियल, ये है 21,133.61 मेगावाट। अभी जितनी आइडेंटिफाइड साइट है करीब 7,133, और इसको कैसे ज्यादा से ज्यादा हार्नेस किया जाए, इस पे पूरा वर्क होगा। और रीजनली बात करें तो जो नॉर्दर्न रीजन है, ये लीडिंग कर मतलब इनकी पोजीशन जो है सबसे टॉप पे है, यहाँ से 38% इनका है पोटेंशियल है 7,978 मेगावाट का। उसके बाद सदर्न रीजन से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से, वेस्टर्न रीजन से, ईस्टर्न रीजन से जो है ये इनकी कैपेसिटी जो है वो सारी उसकी है। और नॉर्दर्न रीजन की बात करें तो इस हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा है, उत्तराखंड में है, फिर जम्मू कश्मीर में है, और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश लीडिंग पोजीशन में है। ठीक है। साउथ की बात करें तो कर्नाटका में काफी जो है वो हाइड्रो पावर जनरेशन है। और एक अगर हम महाराष्ट्र में भी बहुत सारे जो है वो कैनाल बेस्ड प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ताकि जितने भी रन ऑफ रिवर्स हैं उनका एक बेहतर तरीके से जिनके पोटेंशियल है इसको यूज कर सकें। रिवर वाटर जो है उसको डिफरेंट चैनल्स के थ्रू यूज किया करके जो है वो मेन स्ट्रीम में ले आके, अब विदाउट जो है वो या मिनिमम इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन करके जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो पावर है, उसको जनरेट किया जा रहा है और किया जाएगा। तो इससे माना जा रहा है कि जो हमारी क्षमताएं हैं वो और बेहतर होंगी। फिर श्रीलंका का है, इन्होंने एक कॉल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो किया है, और इनका एक मताला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि सदर्न हम्बनटोटा डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। तो इसके लिए इन्होंने मतलब हेल्प है, तो मतलब चाइना से ये जो है वो बेसिकली हेल्प जो है वो मांगेंगे। और इसके पहले इंडिया ने भी अपनी तरफ से इंटरेस्ट जताया था कि हम इस एयरपोर्ट को ऑपरेट करने में हेल्प करेंगे, और मतलब रशिया के साथ मिलके, तो लेकिन चीजें जो है वो हो नहीं पाई थी। और इसमें जो है वो चाइना से लोन लेके जो है वो इन्वेस्टमेंट वगैरह किया गया है, लेकिन ये प्रोजेक्ट चूंकि पूरी तरह से भी बन नहीं पाया है। ठीक है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए, और जैसे हम्बन टोटा पोर्ट है, ये चाइना के द्वारा श्रीलंका में बनाया जा रहा है, तो इसको काम करने के लिए जो है वो इन लोगों ने जो है कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अभी तक इसमें जो है वो लॉस हो रहा है, पूरी तरीके से चीजें नहीं हो पाई, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। तो इसको बेहतर करने के लिए इन्होंने अपना एक डिसीजन लिया है। तो अब देखो इसमें कैसे काम करता है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये है पुणे महाराष्ट्र में, और इन्होंने अभी कमीशनिंग की है न्यू एक्स बैंड डॉपलर वेदर रेडार की महाबलेश्वर में। ये मिशन मौसम का एक पार्ट है, और ये जो है वो 1400 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे इसको इंस्टॉल किया गया है वेस्टर्न घाट्स में। और ये जो रेडार है ये एक वेदर आई का काम करेंगे स्काई में। ये जो भी एटमॉस्फेरिक चीजें जो कंडीशन है उसको पूरे टाइम मॉनिटर का काम करेंगे। इन रेडार्स की वजह से जो कितनी बारिश होगी, क्लाउड्स क्या है, स्टॉर्म कैसे आ सकते हैं, फॉग, जितनी भी स्ट्रॉन्ग विंड है, इन सबका जो है वो ट्रैक करने में मदद मिलेगी, और फोरकास्टिंग में बेहतर रहे, क्योंकि ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे सतारा, पुणे, कोंकण, मुंबई, तो बेहतर तरीके से फोरकास्टिंग किया जा सकेगा, उनके बारे में जो है वो जानकारी मिल सकेगी। और एक्स बैंड जैसे डॉपलर वेदर रेडार, ये एक वेदर रेडार होता है जो कि एक्स बैंड फ्रीक्वेंसी, अब जैसे कभी कभी ये सब भी पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आती है, तो उसका 8 से 12 गीगा हर्ट्स है।
ठीक है? और ये इसका ये फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है और कितना रेनफॉल हो सकता है, कितना क्लाउड स्ट्रक्चर है, इस सब का जो डेटा है तो उसको इंटरप्रेट करता है, जानने की कोशिश करता है। फिर मिशन मौसम की बात करें तो ये इंडिया का जो वेदर फोरकास्टिंग है उसको बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग को बेहतर करने के लिए ये काम कर रहा है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में आज जो है वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो साइन होना है और इसके लिए जो है यहाँ पे अभी इंडस्ट्री इंगेज प्रोग्राम हुआ इंडिया में, आगरा में। और आगरा की बात करें तो आगरा में 75% जो इंडिया का जो लेदर फुटवेयर प्रोडक्शन है वो आगरा से होता है। आगरा का जो लेदर है उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है और माना जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में एफटीए साइन होने के बाद से जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं इनको एक 100% जो है वो एलिमिनेशन मिलेगा ड्यूटीज पे और यहाँ से जो फुटवेयर वगैरह है ये इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, काफी इस सेक्टर में पोटेंशियल है और माना जा रहा है कि इससे 2030 तक जो हमारा जो एक्सपोर्ट है यूएस डॉलर का न्यूयॉर्क में वो बढ़ेगा। न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में भी जो है वो काफी रिच रॉ लेदर रिसोर्सेज हैं और इनसे और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की कैपेसिटी दोनों मिलेगी तो उससे बेहतर और प्रोडक्ट जो है वो मिलेंगे। ठीक है, और काफी समय से इन पे बातचीत हो रही थी तो अब इनके साथ भी एक डील जो है हो जाएगी। फिर ईरान का जो चाबहार पोर्ट है यहाँ पे अभी जो यूएस ने एक्चुअली इसमें सैंक्शन लगाया था चाबहार पोर्ट पे और ये जो है ये जो सैंक्शन था मतलब कि अलाउ किया था तो ये 26 अप्रैल को जो है वो खत्म हो गया। तो काफी इसमें इंडिया की एक क्रिटिकल कंडीशन है कि कैसे इस कनेक्टिविटी इनिशिएटिव को लेके आगे बढ़े। और इंडिया ईरान के साथ मिलके ये शाहिद बेहस्ती टर्मिनल बना रहा था चा चाबहार पे। और ये काफी समय से जो है मतलब कभी बन रहा है कभी रुक जा रहा है। इसके लिए 2003 में जो जब वाजपेयी सरकार थी और इन्होंने जो है वो ईरान के साथ एक एमओयू साइन किया था कि हम ये इस पे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। फिर बाद में यूएस का प्रेशर आने लगा जब ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू हुआ। इसके वजह से लगातार जो कंस्ट्रक्शन है उसमें डिले जो है वो होता आ रहा है। और 2015 में पीएम ने जो है वो ईरान के साथ एक एग्रीमेंट किया जिसके तहत माना जाता है कि इस पे जो है वो और काम होगा, हाईवेज बनेंगे। लेकिन ये जो अफगा ईरान के साथ जो यूएस के रिलेशन है जिनका न्यूक्लियर जैसे अभी वॉर भी चल रही है तो उसके तहत जो है वो यूएस एक काफी प्रेशर बनाता है। तो अब देखना होगा कि इन सारी सिचुएशन में इंडिया कैसे करता है क्योंकि हमारे लिए जो चाबहार पोर्ट है ये काफी इम्पोर्टेंट है और इससे जो हमारी कनेक्टिविटी है साथ ही साथ हमारी जो मतलब इस पूरे रीजन में हमारे जो डोमिनेंस है उसके लिए भी ये काफी जरूरी है कि यहाँ पे इंडिया बनाए अपना। और फिलहाल अभी जो प्रोजेक्ट है वो अभी एक तरह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि चाबहार पोर्ट का लोकेशन जैसे कि है ये ईरान के सिस्तान बालूचिस्तान प्रोविंस में है। और इससे बन जाने से क्या होगा कि इंडिया को जो है वो डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा अफगानिस्तान का और जो सेंट्रल एशिया है। ठीक है, तो पाकिस्तान के थ्रू जैसे जाने का जो रोड रहता है उसको उनको नहीं वो करना पड़ेगा। तो हमारी जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी तो हमारे लिए डिप्लोमेटिकली ये काफी जो है वो अब इम्पोर्टेंट रहेगा कि कैसे हम वर्क करते हैं और कैसे इस प्रोजेक्ट पे आगे हम काम कर पाते हैं। फिर स्काला कंप्यूटर सिस्टम चेरनोबिल डिजास्टर के 40 इयर्स हो गए हैं तो उस पे काफी सारे सेलिब्रेट मतलब वो हुआ है कि किस प्रकार से ये दुर्घटना घटी थी 1986 में। तो ये जो है ये कंप्यूटर सिस्टम था जो कि उस टाइम पे जो ये पोर्ट न्यूक्लियर पावर था इसको पूरा इसके मॉनिटर करने का काम जो है वो करता था। फिर इसके अलावा अभी अ, एक पायलट प्रोजेक्ट है इसका नाम है एआई फॉर वाटर पॉलिसी। और इसके तहत राजस्थान में जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डेवलपमेंट में काम किया जा रहा है, उनका जो वाटर पॉलिसी है उसको बेहतर किया गया है। तो एआई के मदद से जो है ये इस पे काम जो है वो चल रहा है। और इसमें
ह्यूमन इंटरमीडिएरीज के तौर पे पानी मित्र जो है वो काम करते हैं, और जो ये सब प्रोजेक्ट है इनका यही उद्देश्य है कि ऐसे एरियाज, ऐसी जगहें जहाँ पे वाटर स्कैसिटी है, उनके बेहतर के लिए काम करना। और इसमें एआई चैटबॉट है, यूज होता है, ये व्हाट्सएप कंजर्वेशन इसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो भी है चीजें उसको देखता है, और कैसे कंजर्वेशन किया जाए उसके लिए एक बेहतर तरीके के सॉल्यूशंस जो है वो बताता है। क्योंकि राजस्थान में काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है वाटर की, तो कैसे उसको और बेहतर किया जाए, तो इसीलिए इसको ले आया गया है। ठीक है, कि कैसे वाटर गवर्नेंस को और अच्छा किया जाए। फिर स्पोर्ट्स की बात करें लास्ट में, तो इंडिया ने जो है वो अभी 8th डे चल रहा है, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप कायरो इजिप्ट में चल रहा है। तो इनका काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, अभी ये टॉप पे बने हुए हैं जितने भी मेडल स्टैंडिंग है इसमें। और इंडिया के पास 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। आज इसका जो है वो ये जो गेम्स है ये खत्म होंगे। फिर अल अली ऑफ सऊदी अरेबिया, इन्होंने डिफेंड किया एएफसी चैंपियंस लीग एलाइट क्राउन को, और पहली बार इन्होंने जो है डिफीट किया मचीवा जिल्बिया ऑफ जापान, मतलब जापान का ये सारे जो है वो क्लब हैं। एएफसी जो है वो एक एशियन क्लब फुटबॉल कंपटीशन है, जो कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें ये क्लब जो है वो जीता है। ठीक है। तो ये सारी आज की करंट अफेयर्स थी, और आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए हमें। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। हमारी जो मंथली मैगजीन्स हैं, जो हमारी फटाफट सीरीज है, उसको भी आप पा सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हमसे जुड़िए, हमसे कांटेक्ट करिए। आप लाइव क्लासेस से भी जो है वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।